नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों की यात्रा की। ये 5 देशों का सफर करीब 6 दिन का रहेगा, और सबसे पहले वो यूएई जाएंगे। फिर उसके बाद 4 यूरोपियन कंट्रीज का है दौरा, जिसमें वो सबसे पहले नीदरलैंड, फिर स्वीडन, नॉर्वे और इटली। इस दौरे के क्या मायने हैं? कहा जा रहा है कि यूएई में तो एशिया में जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं उसको लेकर के चर्चा होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है। युद्ध के दरमियान जब सीज फायर है भी, उस दौरान मोदी यूएई जा रहे हैं, क्योंकि यूएई का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन भारत के बहुत सारे लोग वहां अपना रोजगार करते हैं, वहां काम करते हैं। और सीधा इम्पैक्ट इस वजह से है कि यूएई में भी अमेरिकन बेस है, जिससे भी ईरान ने निशाना बनाया था। काफी लोग वहां से वापस भी लौटे। खैर, यूरोपियन कंट्रीज के साथ जलवायु परिवर्तन, वहां के रोजगार, एजुकेशन, बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जिनको लेकर के चर्चा होगी। इसी दौरान नार्डिक सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। तो चलिए हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जो हैं उनका पैनल है। हमारे पैनलिस्ट लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ सिंह साहब हैं, पूर्व आईएफएस गौरीशंकर गुप्ता साहब हैं, और डॉक्टर कपिलानंद जी हमारे साथ में हैं। सभी का स्वागत है। मैं गुप्ता सर आपके पास में आना चाहूंगा। मोदी साहब का ये जो दौरा है, इसके क्या मायने हो सकते हैं? सबसे पहले वो अपना दौरा शुरू कर रहे हैं यूएई से, जहां राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे, और वर्तमान जो स्थितियां हैं, जाहिर सी बात है उस पर तो चर्चा होगी, लेकिन इस दौरे के मायने क्या हो सकते हैं? नमस्कार योगेंद्र जी, नमस्कार हमारे दोनों को पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को। देखिए, ये जो दौरा है ये ओरिजिनली सिर्फ 3 यूरोपियन देशों के लिए था, लेकिन इसको थोड़ा एक्सटेंड किया गया है। यूएई को बाद में जोड़ा गया है। स्टॉप ओवर विजिट बोलते हैं उसको। ये 3-4 घंटे वहां पे रुकेंगे और फिर वहां से यूरोप जाएंगे। उसका कारण ये है कि जो गल्फ में जो सिचुएशन है अभी, पर्शियन गल्फ में, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सारा ब्लॉकेज है और युद्ध की आकांक्षाएं फिर वापस से उमड़ रही हैं, तो उन सबको डिस्कस करने के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा समय है। और आप जानते हैं कि यूएई और भारत के संबंध बड़े प्रगाढ़ हैं। यूएई के राष्ट्रपति कुछ समय पहले भारत आए थे। उन्होंने इमरजेंसी विजिट किया था। उनके और सऊदी अरबिया के बीच में कुछ फ्रिक्शंस भी चल रहे हैं, और वो पाकिस्तान के साथ भी काफी फ्रिक्शन में हैं आजकल। पाकिस्तानियों को वहां से निकाला भी जा रहा है, और वो भारत के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ करना चाहते हैं। नेचुरली इसमें एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हम चाहेंगे कि हमारा जो एनर्जी का प्रवाह है, क्योंकि यूएई की टेरिटरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आगे सीधी की सीधी इंडियन ओशन में भी निकलती है, अरब सागर जिसको हम कहते हैं। तो अरब सागर में निकलती है, तो वहां से पाइपलाइन के थ्रू काफी एनर्जी का प्रवाह भारत को हो रहा है। लेकिन इस संकट के दौरान मेरे ख्याल से सभी मुद्दों के ऊपर पूरी चर्चा होगी, और कैसे हम सिक्योरिटी एंगल को यूएई को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे वहाँ करीब करीब 30 से 40 लाख लोग यूएई में रहते हैं। उनकी सुरक्षा का मुद्दा उठेगा, क्योंकि उनके रोजगार और उनके रेमिटेंसेज काफी हैं। इसके बाद वो जाएंगे नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स में देखे आप कुछ टेक्नोलॉजी जैसी हैं जो हमारे यहाँ पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है। मैं वापस लौटता हूँ यूरोपियन कंट्रीज में। मैं चाहूंगा कि एक बार वापस आप लोगों को जोड़ो। मैं एक बार यूएई से आप लोगों के एक सवाल लेना चाहूंगा। सिंह साहब आपके पास में आना चाहूंगा मैं। यूएई के इस दौरे से निश्चित रूप से है कि हमारे एनर्जी को लेकर के, क्योंकि फ्यूल वहां से लिया जा सकता है, लेकिन जिस तरह की स्थिति अभी चल रही है, तो वहां इसकी कोई चर्चा होगी? क्या कोई इम्पैक्ट आ सकता है? देखिए योगेंद्र जी, मुझे लगता है कि यूएई का दौरा है वो यूरोपियन कंट्री से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। क्यों हो सकता है? पहले हमारे विदेश मंत्री गए, उसी के साथ हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप पुरी वो गए, फिर हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गए, और अभी 4-5 दिन पहले हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री वो भी यूएई गए हैं।
इसका मतलब कोई न कोई प्रपोजल तैयार हुआ है जिसपे ये थोड़े समय के लिए रुकेंगे, तो हो सकता है किसी पे सिग्नेचर हो। दूसरा ये है कि जो रूपी में ट्रेड की बात है, उसको लेके अभी हमारे विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट नहीं किया है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि ये कल तक बताएंगे वो एजेंडा में है या नहीं है, दिरहम और रूपी को लेके, या डॉलर में होगा, किस तरीके से क्या होगा, इसमें अभी स्पष्टता नहीं है। तो कल तो ही तय होगा कि क्या एजेंडा में रखा है या नहीं रखा है। तीसरा जो महत्वपूर्ण यह है कि हमारे यहाँ अब फॉरेन करेंसी की थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे प्रधानमंत्री ने 4-5 चीजों में ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात की, और उससे लगता है कि रुपए भी कमजोर हो रहा है और हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी की भी दिक्कत हो रही है। मुझे लगता है कि जो रिमिटेंस आता है इन कंट्रीज से, क्योंकि लगभग 45 लाख तो यूएई में इधर रहते हैं, उधर 30-35 लाख सऊदी में रहते हैं, बाकी और कंट्रीज में रहते हैं। टोटल 90 लाख से ज्यादा इंडियंस रहते हैं इस एरिया में, और वहां सब कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई हैं। जिनको जो मजदूरी करते हैं उनको मजदूरी मिलती थी, वो भी उतना नहीं मिलता है। मेरी भी कईयों से बात हुई, हमारे रिलेटिव वगैरह भी रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब कोई काम करवाता ही नहीं है, सबने अपने काम रोक दिए हैं, तो घर बैठे खाना पड़ता है, जो बचाया हुआ है सेविंग वही खा रहे हैं वो। तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ बेचते थे, मुझे लगता है वो कम हो गया है। तो उससे किस तरीके से हमारे रिश्ते मजबूत किए जाएं, एनर्जी रिक्वायरमेंट को हम किस तरह से स्ट्रीमलाइन करें यूएई के साथ। और बहुत महत्वपूर्ण यह है कि यूएई के साथ I2U2 का जो स्कीम है, एक अलायंस इंडिया, इजराइल, यूएस, यूएई, उसको कैसे ठीक किया जाए, मजबूत किया जाए। अभी तक वो अच्छी तरह टेक ऑफ नहीं कर पाया है, जिससे हमारा व्यापार है वो यूएई और इधर अरब कंट्रीज होते हुए यूरोप तक कनेक्ट हो जाए। जो कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, तो बहुत से मुद्दों पे बातचीत होगी। लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये रूपी ट्रेड वाला इशू बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और इसके अलावा कुछ समझौते भी हो सकते हैं भारत और यूएई के बीच में, क्योंकि जिस तरीके से लीडर्स ने तत्काल विजिट किया है, तो कोई न कोई फ्रेमवर्क तैयार हुआ है, प्रपोजल तैयार हुए हैं। क्योंकि आपने जो बैकग्राउंड बताया है कि एनएसए भी वहां पे गए हैं, डिफेंस माफ करिएगा एनएसए भी गए हैं, और फॉरेन सेक्रेटरी भी मिस्टर मिस्त्री भी गए हैं, उससे पहले हरदीप पुरी, और ये जो सब तमाम जो चीजें हैं उसको देखते हुए लगता है कि कोई बड़े प्रपोजल पे या कहीं भविष्य की कुछ चीजों को लेकर के एक रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से चर्चा हो सकती है, जो काफी महत्वपूर्ण है। आज नहीं तो कल जिसका इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि युद्ध के बीच कुछ संभावनाएं जो तलाशी जा रही हैं। और निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट वहां है वो भी काफी संख्या में लोग हैं, और जो बड़े कुछ देश हैं, ये यूएई कंट्री चाहे छोटा हो, लेकिन रोजगार के अगर लोग देखें भारतीयों की तरह से, तो काफी संख्या में लोग हैं। मुझे लगता है कि देश के हर राज्य की एक वहां पे यूं कहूं कि प्रतिनिधित्व जरूर है, कि लोग पूछते हैं कहाँ रहते हैं, ये यूएई रहते हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है इसे। चलिए, कपिलानंद जी हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। क्या लगता है कि ये दौरा जिसमें सबसे पहले यूएई चुना है, और ये चुनने की वजह जो अभी गुप्ता साहब ने बताई कि रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ, क्योंकि यह दौरा यूरोपियन कंट्रीज का था 4 का, उसके बाद एडिशनल इसे जोड़ा गया है और पहले इसे चुना गया है। जी मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आपके आ रही है। मैं यूएई दौरे को लेकर के जानना चाहूंगा, सबसे पहले प्रधानमंत्री ने इसे ही चुना है। जी सर मैं नमस्कार करता हूं सर, पैनल में बैठे हुए सभी हमारे माननीय सदस्यों का, आपका भी मैं नमस्कार करता हूं सर। बहुत ही अच्छा विषय है, और आगामी 15 से 20 तारीख के बीच में भारत के प्रधानमंत्री जी जो है वो यात्रा पर जा रहे हैं। और सर ये एक ऐसा समय है सर जिसमें आप देखेंगे कि वैश्विक चुनौतियां हैं सर पूरी दुनिया के अंदर। ये एक ऐसा समय है जिसमें भू राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं पूरी दुनिया में। ये एक ऐसा समय है जब पूरी दुनिया के अंदर ऊर्जा संकट आया हुआ है। ये एक ऐसा समय है जब तकनीकी प्रतिस्पर्धा की दौड़ चल रही है सर, और ऐसे दौर के अंदर भारत के प्रधानमंत्री जी यात्रा पर जा रहे हैं। और यूएई के बारे में जो अभी मेरे से पहले दोनों पैनलिस्टों ने जो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात कही सर,
मैं भी उसी बात का समर्थन करते हुए मैं इतना कहना चाहता हूं सर कि यूएई, क्योंकि चूंकि ये जो हमारा वेस्ट एशिया का जो मैटर है सर, और वहां सर ये यूएई एक बहुत सक्षम देश है सर, और यूएई के साथ में अगर हमारे संबंध अगर आगे की तरफ जाते हैं तो सर आने वाले समय के अंदर सर हम जो है उस एरिया के अंदर अपने वर्चस्व को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि भारत के जो राष्ट्रीय हित हैं वो उनका रास्ता वहीं से होकर गुजरता है सर। क्योंकि अभी जैसा हमारे सर ने अभी थोड़ी देर पहले कही कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने 5-7 बातों पर अभी 2-3 दिन पहले कहा है कि जिसमें ऊर्जा की बात सबसे ज्यादा आई है, उसमें गैस की बात आई है, उसमें यहाँ तक भी कहा है कि पेट्रोल आप जितना कम यूज करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, आपको जो है वो ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको आपको यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सर यूएई तो है सर इम्पोर्टेंट, लेकिन यूएई के साथ में जो ये अन्य देशों की जो यात्रा पर जाने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री जी सर, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मुझे लगता है सर। वो क्योंकि उनके साथ में जैसे इटली है सर, इटली की प्रधानमंत्री जो मेलोनी है उनके भारत के प्रधानमंत्री। सर वापस लौट रहा हूं मैं यूरोपियन कंट्रीज पे चर्चा मैं सेकंड राउंड में करता हूं, क्योंकि मैं यूएई पे आप लोगों के विचार जानना चाह रहा था क्यों इंपॉर्टेंट है, जिससे पता मेरा चला ये है मानना है कि जो ऊर्जा संकट है सर, ऊर्जा संकट का हल उसी रास्ते से होकर निकल सकता है सर, अगर यूएई के साथ में हो। चलिए मैं वापस लौटता हूं, क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज यूएई की यात्रा से पहले की गई है, उसके परिणाम सामने आ सकते हैं या थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि जो युद्ध की अनिश्चितता बनी हुई है अभी और अस्थिरता दुनिया भर में अभी है, उसके बीच ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण कही जा सकती है, जिसने सबसे पहले यूएई को चुना है। चलिए मैं यूरोपियन कंट्रीज का रुख करना चाहूंगा। मैं गुप्ता सर आपके पास में आना चाहूंगा। ये यूं देखे तो कोई डिफेंस पर्पज या ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ इसके वैश्विक मायने काफी कहे जा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन की बात की जा रही है, दूसरे ऐसे मुद्दे हैं कि जो वर्तमान के वैश्विक मुद्दे हैं उनको लेकर के चर्चा की जा रही है। तो क्या ये कह सकते हैं कि पुरानी जो यात्रा है या पहले जो यात्रा रही है प्रधानमंत्री या उनके सबऑर्डिनेट्स जो भी उनके एक कुछ चीज ऐसी हैं, या भी इटली से हमारा डेलीगेशन भी एक आया पिछले दिनों, तो कुछ ऐसी चीजें ये कह सकते हैं कि जो भारत के लिए काफी यूजफुल या महत्वपूर्ण हो सकती हैं। क्या लगता है आपको कि ये दौरा कितना जरूरी है? योगेंद्र जी, ये यूरोप का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अपन कंट्री वाइज लेते हैं ब्रीफली। नीदरलैंड्स के पास ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी और मशीनरी है, तो मेरे को लगता है कि उसके ऊपर कोई डील होगा। इंपोर्ट वो टेक्नोलॉजी और मशीनरी दोनों को इंपोर्ट करने का मेरे ख्याल से उनका इंटरेस्ट है। और नीदरलैंड्स यूरोपियन यूनियन में बड़ा प्रभावशाली देश है, तो यूरोपियन यूनियन के साथ अपन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी साइन किया है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में और रिलेशंस को डेवलप करने की बात चल रही है। जो नॉर्वे और स्वीडन का जो दौरा है उसमें क्या है कि हम 3 साल पहले हमने नॉर्डिक इंडिया का एक समिट शुरू किया था एनुअल। तो वो एनुअल समिट ओस्लो में होगा, तो उसमें सारे नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्री वहां पे उपस्थित होंगे। और नॉर्वे जो है एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है ऑयल और गैस का, तो वहां नेचुरली प्रधानमंत्री जी एक्सप्लोर करेंगे कि अगर हम उनके यहाँ से कुछ और इंपोर्ट बढ़ा सके तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी वैश्विक समस्या और एनर्जी सेक्टर में बहुत बढ़ रही है। इसके अलावा नॉर्डिक देशों का जो इम्पोर्टेंस जो है वो पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन में बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चारों देश बहुत महत्वपूर्ण है यूरोपियन यूनियन में। तो उनके साथ संबंध अगर अच्छे रहेंगे हमारे, तो पूरे यूरोपियन यूनियन से और संबंध सुदृढ़ होंगे। तीसरा जो है इटली का बड़ा इम्पोर्टेंट विजिट है, क्योंकि इटली काफी समय से पाकिस्तान के साथ डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी शेयर करता रहा है। उनको कुछ पनडुब्बियां भी दे रहा है, कुछ और भी टेक्नोलॉजी उन्होंने शेयर की हैं। अब मेरे को लग रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मेलोनी है वो ये चाहेगी कि हम भारत के साथ घनिष्ठता बढ़ाएं, और उनको बड़ा क्लियरली बोलना पड़ेगा कि अगर आप भारत के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो नेचुरली आपको पाकिस्तान से अपने संबंधों को लिमिट करना पड़ेगा या बिल्कुल समाप्त करना पड़ेगा।
तो ये चीजें वहां पे डिस्कस होंगी। वैसे मेलोनी एक ऐसी प्रधानमंत्री हैं जो इस्लामिक उग्रवाद के अगेंस्ट में भी काफी उनकी आवाज उठी है, और वो भी एक मुद्दा है जो पूरे विश्व में काफी व्यापक है। तो इस्लामिक उग्रवाद का मुद्दा ये नॉर्डिक समिट में भी होगा, क्योंकि नॉर्वे में भी काफी ये समस्याएं आ रही हैं, स्वीडन में भी ये समस्याएं आ रही हैं, फिनलैंड में भी कुछ हद तक आ रही हैं। फिनलैंड ने जो है अभी अपने को ऑफर किया है इंडिया को कि हमारे जो लोग हैं वहां जाके जो एजुकेटेड लोग हैं वहां जाके एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको रेजिडेंस वीजा दिया जाएगा। उसको बड़ा सिंप्लीफाई उन्होंने किया है अभी रिसेंटली। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं समझता हूं कि ये यूरोप का विजिट जो है वो भारत को सामरिक दृष्टि से बहुत सुदृढ़ बनाएगा, और हमारे जो संबंध हैं इन सभी देशों के साथ और प्रगाढ़ होंगे। और कई देशों में जैसे नीदरलैंड्स में और इटली में काफी समय से हमारे प्रधानमंत्री का विजिट नहीं हुआ था, तो ये भी एक बहुत आवश्यक है कि हमारे विजिट रेगुलरली हों, एक्सचेंज हों, और उनकी इन विजिट्स की एक्सचेंज से ही हमारे संबंध और प्रगाढ़ हो सकते हैं। तो ये सब बातें मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है। कई समझौते के ऊपर हस्ताक्षर होंगे, उनमें कुछ समझौते अभी बताए नहीं जा रहे हैं, लेकिन कुछ पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें, एजुकेशन, कल्चरल, इनका एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी चलते रहते हैं, वो काफी एक बाइंडिंग जो होती है देशों के बीच में उसको लेकर के ये रहता है। और जैसे सेमीकंडक्टर, क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी, क्योंकि पहले भी आपने अभी जैसे आपने कहा कि कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं, टेक्नोलॉजी को लेकर के ये काफी महत्वपूर्ण है। और दूसरा, नॉर्वे को लेकर के जैसे प्राकृतिक गैस की जो बात, नेचुरल गैस है, उसको लेकर के भी यह एक बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि जो अस्थिरता इस समय गल्फ कंट्रीज और दूसरी जगह देखी जा रही है, एशिया की अस्थिरता जो देखी जा रही है, उसके अलावा कुछ दूसरे रूट्स को भारत प्लान कर रहा है। पिछले दिनों इस बात को लेकर के एक बयान भी आया, तो आप लोगों को ध्यान होगा कि हमारी पैरेलल दूसरे प्लान्स भी कुछ चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इम्पैक्ट कुछ इस यात्रा के दरमियान दिखाई दे सकता है। मैं करोड़ सिंह साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता है आपको कि ये जो चारों इंपॉर्टेंट देश हैं, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली, इसमें मिलने की बात और गर्मजोशी से स्वागत भी किया गया, जैसे अभी मैंने जिक्र भी किया कि नार्डिक सम्मेलन जो है उसको लेकर के भी मोदी वहां संबोधित करेंगे। ये क्योंकि नया एक संगठन है, तो आपको लगता है सर कि कुछ भविष्य की ऐसी चिंताएं हैं, लगने में कहीं बहुत बड़ी बात नहीं हो, लेकिन हाँ आज से उनका प्लेटफॉर्म तैयार करना जरूरी है? देखिए योगेंद्र जी, पिछले साल भर से हम इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें मेजर शिफ्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो शिफ्ट ये है कि परंपरागत तरीके से इंडिया ज्यादा अच्छे रिलेशन रशिया से, अमेरिका से या चाइना से व्यापार बढ़ाना, ये इन पे फोकस करते रहे। लेकिन इनसे जिस तरीके के रिश्ते कल्टीवेट किए वो विवादास्पद बन गए हैं। अगर रशिया से तेल लेते हैं अमेरिका नाराज हो जाता है, या अगर अमेरिका से रिश्ते सुधारते हैं तो चाइना नाराज हो जाता है। तो इंडिया की शुरू से ही पॉलिसी रही है एक सेफ चलने की, और उसमें पिछले एक साल से छोटे छोटे देशों की तरफ फोकस करना शुरू कर दिया है। और वो छोटे छोटे देश केवल यूरोप में नहीं है, वो एशिया में, अफ्रीका में या दूसरी जगह। आप अगर पिछले साल भर का देखें तो प्राइम मिनिस्टर ने छोटे छोटे देशों की विजिट की है, और वो इसीलिए की है, एक तो क्या है कि व्यापार की जो दिक्कत है, तो छोटे देश अफ्रीका या लैटिन अमेरिका या एशिया में है, उनपे भारत का एक्सपोर्ट बढ़े। यूरोपियन कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट के पोटेंशियल है, और यूएई के साथ तो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो ही गया है। लेकिन इसके अलावा एक म्यूचुअल लर्निंग जो यूरोपियंस ने प्रोग्रेस की है वेलफेयर को लेके, जैसे नीदरलैंड है, नीदरलैंड का ग्रीन एनर्जी में काफी अच्छा एक्सपर्टीज है, तो उसमें भारत और नीदरलैंड कहाँ कोलैबोरेट कर सकते हैं, कोई कोऑपरेशन के कुछ हो पॉसिबिलिटीज, वो हो सकता है। दूसरा, नॉर्डिक कंट्री है, नॉर्डिक कंट्री की जो वेलफेयर पॉलिसी है और वहां पे समाज का जो विकास और सोशल सामाजिक सुरक्षा और उस तरह की नीतियां हैं, उसमें म्यूचुअल लर्निंग क्या हो सकता है, क्योंकि हमारी समस्याएं उनसे अलग हैं।
लेकिन उनकी पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनकी स्ट्रेटेजीज है वेलफेयर के लिए, उनके लिए हम हिंदुस्तान में क्या सीख सकते हैं, म्यूचुअल लर्निंग के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा, टेक्नोलॉजी में निश्चित रूप से स्वीडन है इन्वेंटिवनेस में, या नॉर्वे है, ये बहुत एडवांस है। छोटे छोटे कंट्री हैं लेकिन एडवांस बहुत हैं। तो टेक्नोलॉजी में बड़े देश जैसे अमेरिका है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगा आसानी से। चाइना से उतना टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन हमारा नहीं हो सकता। रशिया से डिफेंस में हो सकता है, उससे बियॉन्ड नहीं हो सकता। तो इन कंट्रीज से हमारा कोऑपरेशन किस रूप में हो सकता है टेक्नोलॉजी को लेके, जिसमें भारत के विकास को गति मिले, क्योंकि भारत का सपना है एक विकसित राष्ट्र बनने का। और उस विकसित राष्ट्र बनने में छोटे छोटे देश, केवल यूरोप के नहीं, दुनिया के छोटे छोटे देश हैं, वो किस तरह से हेल्पफुल होते हैं, और ये देखना है। पिछले साल भर से यही पॉलिसी शिफ्ट चल रहा है। ओवर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए बड़े देशों की भागीदारी के साथ साथ आपको ये छोटे देशों पे भी आपको फोकस करना होगा। और 2047 की जो जर्नी भारत करना चाह रहा है कि एक जो सपने लेकर के चल रहा है विकसित राष्ट्र का, उससे पहले हो, लेकिन एक विजन 2047 देश में चल रहा है, उसको देखते हुए इस तरह की यात्राएं काफी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। चलिए कपिल आनंद जी के पास में जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, अब आपसे मैं जानना चाहूंगा यूरोपियन कंट्रीज को लेकर के, जैसे अभी बताया गुप्ता साहब ने और सिंह साहब ने भी, सेमीकंडक्टर, यानी कि टेक्नोलॉजी, एनर्जी, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, दूसरी तरह की जो भी एक्टिविटीज हो सकती हैं, ये कहने को बहुत छोटी लगती होंगी, लेकिन इनका अपना महत्व है, परंपरागत महत्व है। और ये कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि हाँ, हमारे आपस में जो बॉन्डिंग होती है उसे काफी स्थिरता के साथ साथ आगे बढ़ाती है। सर, अभी जो दोनों पैनलिस्ट हैं उन्होंने जो पॉइंट्स बताए हैं, और थोड़ी देर पहले मैं भी उन्हीं विषयों पर चर्चा कर रहा था, मैं उनमें 2-3 पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। पहला मेरा पॉइंट है सर कि जल प्रबंधन जो है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर अगर हम देखेंगे तो जल संकट जो है वो सामने आ रहा है सर। तो जल प्रबंधन पर मुझे लगता है संभावना है कि इस पे कोई ना कोई विषय पे बातचीत होगी, इसके संरक्षण के लिए कि इसको किस तरीके से बचाया जाए। दूसरा, जो ये ग्लोबल वार्मिंग का जो मैटर है, क्योंकि पूरी दुनिया इससे पीड़ित है, तो इसके विषय के ऊपर भी बातचीत हो सकती है। तीसरा, ये जो अभी होमुर्ज वाला मैटर है, जो हम ऊर्जा वाली बात कर रहे हैं कि ऊर्जा संकट पूरी दुनिया के अंदर जो है वो निकल कर आया है। इस वक्त त्राईमान पूरी दुनिया के अंदर हो रखा है। हालांकि दर्शाया नहीं जा रहा, दुनिया के देश जो हैं वो अपनी बातें सबके सामने ला नहीं रहे, लेकिन अंदर से सब पीड़ित हैं। इसके बाद में सर एआई का जो मैटर है, और एआई पे निश्चित रूप से बात होगी। एक जो सामरिक मैटर है, क्योंकि राष्ट्रीय हित ये कहते हैं कि हमें हमारे दोस्त ज्यादा से ज्यादा रखने चाहिए जिनके साथ हमारे सामरिक संबंध हो। तो जो सामरिक संबंध है, स्ट्रेटेजिक जो संबंध है, उसको बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी इन चारों देशों के साथ में वार्तालाप कर सकते हैं। संभावना है कि हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुसार हमें जिस तरीके के समझौते चाहिए, हमारे देश की सरकार उस तरीके के समझौते मुझे लगता है कि करने में कामयाब होगी। और पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि 2022 से जब से ये संकट आया है रूस यूक्रेन का, उसके बाद में अभी ये जो अमेरिका ईरान इजराइल वाला जो मैटर आया है, निश्चित रूप से भारत की जो स्थिति है वो पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की हम जो बात करते हैं कि हमने संबंध सभी के साथ में रखे हैं, हमने बिगाड़ा किसी के साथ में नहीं है, लेकिन हम हमारे राष्ट्रीय हितों की अनुपालना में आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है रक्षा और तकनीक में भी बात हो सकती है। एआई का मैटर मैंने आपको बताया, लेकिन जल प्रबंधन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है इस मीटिंग में कि कहीं ना कहीं जल पर जरूर बात होगी, इसको किस तरीके से सुरक्षित किया जाए, और जो ग्लोबल वार्मिंग है और दुनिया को किस तरीके से। और मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देशों की यात्रा पर ये जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और लगता है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, क्योंकि किस तरीके से लोकतंत्र को तोड़ा गया, अभी हम पिछले 3-4 महीने से जो हम चर्चा कर रहे हैं आपके चैनल के ऊपर, जिस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हुआ, किस तरीके से जो है वो राष्ट्रपति उठा लिए जाते हैं किसी देश के। तो पूरी दुनिया के अंदर जो ये माहौल है सर, ये माहौल तभी सही हो सकता है जब लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना
बहुत तेज जी, गति जी। से की जाए सर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये सब कहने में बहुत अच्छा लगता है और होना भी यही चाहिए। डेमोक्रेटिक सिस्टम तो यही होता है, लेकिन बचपन से सुनते आ रहे हैं कि लाठी जिसकी भैंस, लेकिन अब तो देखने को भी मिल रहा है। और ट्रम्प साहब की इच्छा जो है वही कर सकते हैं, किसी की रिजीम चेंज कर सकते हैं, किसी को उठा करके लेके जा सकते हैं। लेकिन उस वक्त केवल एक कड़े शब्दों में निंदा की जाती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल देखिए, जो अवहेलना करते हैं उनकी मोटी चमड़ी इतनी है कि निंदा प्रस्ताव और निंदा इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी सेहत पे। एक बार के लिए एक लाइन छपती है, लिखा जाता है, उसके बाद में कोई वैल्यूज नहीं है उसकी। हाँ, लेकिन इससे के जो मैंने बताया है कि परंपरागत जो चीजें हैं, जलवायु परिवर्तन को लेकर के इस यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है, ये काफी महत्वपूर्ण आपने कहा है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।